चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले 2 क्लासेस में हम लोग जो चैप्टर पढ़ आए थे क्षितिज के काव्यखंड का 4th चैप्टर, जिसका नाम है आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, उसी चैप्टर के लास्ट पार्ट को अब हम पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में जयशंकर प्रसाद क्या बोल रहे हैं, ये हम लोग पिछली क्लासेस में या पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं। यानी कि वो नहीं चाह रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखें, यानी कि जब उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा को लिखें ताकि लोग उनके बारे में जानें कि जयशंकर प्रसाद कौन थे या उनका व्यक्तित्व क्या था, कैसा था। तो वो जब बार बार उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो ये मना कर रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई भी सक्सेस अचीव नहीं किया है। मैं अपने जीवन में सिर्फ असफलताओं को पाया हूँ, मेरा जीवन सिर्फ अभाव से भरा हुआ है। तो मैं अपने जीवन की आत्मकथा को क्यों लिखूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है और उनका क्या हुआ है, सिर्फ मजाक ही बना है। तो जिस तरह से औरों का मजाक बना है, वो नहीं चाह रहे हैं कि उनका भी मजाक बने। या फिर अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो अपने जीवन के सारे अप्स एंड डाउन्स का जिक्र करेंगे, अपने जीवन की असफलताओं का जिक्र करेंगे, असफलताओं के कारणों का जिक्र करेंगे। और अगर कारणों का जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अपने ही दोषी पाए जाएंगे। तो इसीलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि उनके अपने ही नज़र में गिर जाए। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि अपने जीवन के जो सुखद पल हैं, जो उनकी अपनी पत्नी के साथ गुजारे हुए जो वक्त है, उनको वो अपनी आत्मकथा में लिखें। क्योंकि अगर वो अपनी आत्मकथा में अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उनको अपने जीवन के सभी पहलुओं का जिक्र करना पड़ेगा। तो अगर वो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पलों का भी जिक्र करेंगे तो उनका जिस तरह से मजाक बनेगा वैसे ही उनकी पत्नी का भी मजाक बनेगा, और वो ये चीज़ें नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाहते हैं। अब इस पार्ट में क्या है, वो अपने जो भी उनकी वाइफ है या उनके जो बिलोवेड है, ठीक है, उसकी वो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की, अरुण का मतलब होता है लाल, ठीक है, और कपोल का मतलब होता है गाल, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी, अनुरागनी का मतलब होता है प्रेम, और उषा का मतलब होता है सुबह का समय, उषा मतलब सुबह, उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यानी कि यहाँ पर वो अपनी जो भी उनकी वाइफ है या बिलोवेड है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो। ठीक है, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी कि उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा क्या हो रही है, उदित हो रही हो। उसकी स्मृति पाथे बनी है। ठीक है, यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि पाथे मतलब होता है सहारा, उसकी स्मृति पाथे बनी है। उसकी स्मृति का मतलब होता है यादें। तो उसकी यहाँ पर किसको एड्रेस किया गया, उनके पत्नी को या उनकी जो प्रेमिका है उसको बोला गया। ठीक है, उसकी स्मृति पाथे बनी है, यानी कि उसकी स्मृति यानी कि उनकी प्रेमिका यानी कि उनकी वाइफ या बिलोवेड जो भी हैं, उनकी स्मृति, उनकी यादें क्या है, पाथे बनी है। पाथे मतलब होता है सहारा, संबल, आसरा। ठीक है, तो उसकी स्मृति पाथे बनी है। थके पथिक, पथिक का मतलब होता है राहगीर। हम लोग जो अपना जीवन क्या एक यात्रा की तरह है, और हम इंसान क्या कर रहे हैं, उस यात्रा को तय कर रहे हैं। तो हम इंसान क्या हो गया, एक राहगीर हो गया। तो यहाँ पर हम पथिक हो गए। ठीक है, और पंथा मतलब क्या होता है, राह होता है। तो जीवन की राह में हम चलते जा रहे हैं, तो हम कहाँ, हम राह हो गए, और जीवन क्या है जो चल रहा है वो रास्ता हो गया। ठीक है, तो इस जीवन को चलने में जो यादें क्या है वो सहारे की तरह होती हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, उसकी स्मृति पाथे बनी है। थके पथिक, यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद अपने आप को थका हुआ बता रहे हैं, और थके मतलब हारा हुआ हो। ठीक है, थके पथिक की पंथा की, यानी कि वो अपने जीवन, उसकी स्मृति पाथे बनी है। उनकी जो प्रिया है, प्रेमिका है या उनकी जो पत्नी है, उसकी यादें क्या हैं, सहारा हैं। थके पथिक की पंथा की, यानी कि उनके जीवन को चलने के लिए, उनके जीवन को जीने के लिए या उनके जीवन को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, ये जो उनके जो भी उनकी वाइफ है या बिलोवेड है, उनकी जो यादें हैं वही एक सहारा है जिसके कारण से वो अपने आने वाले जीवन को जी पा रहे हैं। क्योंकि उन्हीं से उनको प्रेरणा मिले ताकि वो अपने आने वाले समय को
फेस कर पाए या फिर अपने आने वाले जीवन के उतार चढ़ाव को झेल पाए या फिर अच्छे से जी पाए। तो उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, यानी कि उनके प्रेमिका की जो यादें या उनके पत्नी की जो यादें, वही उनके जीवन का सहारा है, वही उन्हें प्रेरित कर रही हैं ताकि वो अपने जीवन के आने वाले समय को भी अच्छे से जिए या फिर अपने जीवन की राह पर वो आगे धीरे धीरे बढ़े। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। यहाँ पर कंथा मतलब होता है एक तरह से कहानी, ठीक है। कहानी मतलब एक कंथा का मतलब होता है, क्या होता है, हमारे अंदर के मन की जो बात है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे। सीवन यहाँ पर जैसे आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन सीवन क्या होता है, गुदरी हो, मतलब जैसे एक बिस्तर होता है, ठीक है, जो कपड़े से बनता है। कपड़े का लेयर करके हम क्या करते हैं, उसको कपड़े के लेयर बाय लेयर को हम रखते जाते हैं, उसके बाद उसको सिल देते हैं और उसको हम एक बिस्तर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को सीवन बोला जाता है। तो जब हम उसको उसका धागा निकाल देंगे और उसको निकाल कर हम देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, यानी मेरे अंदर मन को तुम जो बार बार कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी अतीत की यादों में जाऊंगा और जब मैं अपनी अतीत की यादों को निकाल कर दिखाऊंगा तो उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सीवन को उधेड़ कर मतलब कि उसको अलग अलग कर देना, ठीक है। तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, यानी मेरे अंतर मन की जो भी बातें हैं, ठीक है, अगर तुम उस बिस्तर के सीवन को यानी उस बिस्तर की सिलाई को निकाल कर एक एक करके दिखाओगे भी तो भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बिस्तर है वो कपड़े के लेयर से बना है। अगर हम उसकी सिलाई खोल देंगे तो एक एक कपड़ा निकाल देंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारी यादें भी, हम उनके जीवन की यादें भी क्या है, एक एक करके भी अगर वो निकालेंगे तो भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। यहाँ पर वो अपने जीवन को छोटा बता रहा है और छोटा बताने का रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि मात्र 48 वर्ष की उम्र में उनको टीबी नाम की एक बीमारी हो जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत छोटा जीवन वो जिए हैं। तो छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, और बड़ी कथाएं मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे असफलताओं को, बहुत सारे दुखों को उन्होंने झेला है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, यानी उनका जीवन बहुत छोटा था लेकिन उस छोटे से जीवन में उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है। तो किस तरह से वो उन असफलताओं का जिक्र वो लोगों के सामने करें। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, ठीक है। यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे। अगर तुम मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो इसको सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा, सुनकर क्या तुम भला करोगे, यानी कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो इसको सुनकर तुमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी भोली आत्मकथा यानी मेरा जीवन क्या है, बहुत सादगी से भरा हुआ है। तो मेरी उस सादगी भरे जीवन की आत्मकथा को सुनकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय नहीं आया है, मैंने बहुत मुश्किलों के बाद उन यादों को या उन असफलताओं को या उन दुखों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया है। तो थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी मेरे जीवन की जो व्यथा है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो थक कर सो गई है। मैंने उन्हें भूलने की कोशिश की है। अभी वो समय नहीं आया कि मैं फिर से उन यादों को कुरेदूँ, क्योंकि अगर मैं उन यादों को फिर से ताज़ा करूँगा तो मैं अपने आने वाला जो भी मेरे पास समय है उन्हें भी मैं क्या करूँगा, खो दूँगा। यानी कि पिछला जीवन मैंने दुखों से भरा हुआ बिताया ही है। अगर मैं फिर से उन्हीं यादों में घिर जाऊँगा तो मेरे आने वाला जो समय है या जिन समयों को मैं जी रहा हूँ वो भी क्या हो जाएगा, दुख से भर जाएगा। तो अभी समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ। इसीलिए जयशंकर प्रसाद क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम या सफलताओं को हासिल नहीं किया। उनके जीवन में बहुत ऐसी खुशियाँ नहीं आई हैं जिसके कारण से वो अपनी आत्मकथा लिखें और लोगों को अपने जीवन की खुशियों या सफलताओं के बारे में बता सके। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ दुखों को झेला है और अब वो उन दुखों में फिर से घिरना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, अभी मैं अपने मेरे पास जो भी समय है उसमें मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ बनना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब एक समय आएगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, मैंने अपने जीवन के बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपनी आत्मकथा लिखूँगा।
अभी समय नहीं है, इसलिए वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं और अपनी अतीत की असफलताओं की यादों में घिरने से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं।